नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार भाई। तो गुरुदेव, जैसे कि आप बता रहे थे ना चिटचटा के बारे में, अपमार के बारे में, जी, जी, जी। कि उसके कुछ दिव्य औषधियाँ हैं जो आपने कई साल उसका उपयोग किया है। तो आप जो है हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। और उससे पहले थोड़ा-सा आप अपना जो परिचय है वो भी दे देंगे तो जो हमारे दर्शक हैं, तो वो समझ पाएँगे कि इनके पास कितने उच्च कोटि का अनुभव है। हाँ, मैं सरकारी सेवा में करीब 40 साल सर्विस कर चुका हूँ हाँ, और मैंने आयुर्वेद विशारद आयुर्वेद रत्न करीब 30 साल पहले किया था हाँ, आयुर्वेद के अंदर। अब मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ हाँ, और मेरा शौक आयुर्वेद है अब भी, जी, रिटायर होने के बाद भी। जी, ऐसा है, अपामार को ओंगा, अपामार, चिटचिटा, लटजीरा, कुकुर घास, थोर्नी ग्रास, ये इन नामों से हिंदी में ज्यादातर जाना जाता है। जी, जी, और ये ज्यादातर बरसात के मौसम में ये उगना चालू होता है, पूरी बरसात में डेवलप होता है और सर्दियों में जाकर इसके अंदर फूल और दाने बीज लगते हैं। जी, इसको अंग्रेजी में एकैरेंथस एस्पेरा नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम देता है, जिनमें अपच है, दमा है, कमजोरी, खून की कमी है, पीलिया है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन है, मुंह में छाले हैं, माइग्रेन है, बैकएक है, कमर के दर्द है, बॉइल्स यानी फोड़े हैं या मुहासे हैं, जख्म है, एक्जिमा है, मतलब ये काट लेते हैं, जो जैसे ततैया वगैरह काट लेते हैं या और मच्छर वगैरह काट लेते हैं, उनके अंदर भी। अच्छा, ये बवासीर के अंदर जो खूनी बवासीर है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। खांसी और नुजला जुकाम खांसी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और ये इसकी जड़ खासतौर से सूजन में, पथरी में बहुत ज्यादा काम देती है। इसका जो है मेन रोल पेशाब के अंदर, पेशाब को ज्यादा बढ़ा देना है। ये फंगस इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और दर्द को भी ठीक करता है। अब मैं आपको अपना जो है पसंदीदा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, किसको किस तरह बनाया जाता है और वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। मैं सभी वेद और जितने भी आयुर्वेद के धुरंधर हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको इस तरीके से बना करके देखें और उसको मरीजों के खातिर इस्तेमाल करें। जी, जी, औंगा को जड़ सहित उखाड़ करके उसको धो लेना है, पहले जी, पानी से धो लें, फिर उसको थोड़ी देर रख दें जिससे उससे पानी निचुड़ जाए। उसके बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको जो है उसका वजन माना कि 2 किलो है टोटल, उसको 8 किलो पानी में धीमी आंच पे उबालें। जब धीमी आंच पे उबलते उबलते, उसमें टाइम बहुत लगता है, ये थोड़ा सा कष्ट साध्य है काम, मतलब इसमें थोड़ा सा बैठे रहना पड़ता है। तो उसमें जब वो 8 किलो पानी धीरे धीरे उड़ करके केवल 2 किलो रह जाए पानी, जी, फिर उसको निकाल करके थोड़ा ठंडा होने दें और हाथों से अच्छी तरह से मसलें उसे, जी, उसको पानी के अंदर ही। तो उसका बिल्कुल हरा कांच रंग, एकदम बहुत खूबसूरत रंग निकलता है, हरा रंग का पानी हो जाता है। फिर उसको एक चलनी में छान लें जिससे कि ऊपर का जो वो फोक है वो अलग हो जाए और केवल पानी पानी रहे हमारे पास में। माना कि उसकी जो टोटल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है पानी की, तो हमें 2 लीटर ही तिल का तेल लेना है, शुद्ध तिल का तेल। ये जो आजकल नकली आ रहे हैं ये नहीं लेना, शुद्ध तिल का तेल लें, उसे सर जी, सर कढ़ाई में जी, जो तिल का तेल है ये काले तिल का होना चाहिए या व्हाइट वाले तिल का होना चाहिए? इसमें मैंने व्हाइट वाले तिल का ही इस्तेमाल किया है। वैसे तिलों में, काले तिल में व्हाइट तिल में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ धारणा है कि काले तिलों की महत्व ज्यादा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सफेद तिल के अंदर उसको, उसके तेल को लेकर के थोड़ा सा उसे गर्म करें, जब उबलने लगे तो उसमें 1 गांठ हल्दी की पीस के डाल दें
जी, जिससे उसका कच्चापन निकल जाएगा। जी, जी, जब उबलते कुछ 5 मिनट और उबलने दें, उसके बाद उसे उतार के रख लें। उतारने के बाद में उसमें वो 2 लीटर जो उसका ओंगा का वो पानी है, हाँ, जो उसको धीरे से, ध्यान रहे कि वो जो तेल है वो थोड़ा ठंडा हो जाए जब डालना है, नहीं तो मुंह जल जाएगा। हाँ, धीरे-धीरे डालना है उसको। धीरे धीरे डालना उसको। उस पर डालने के बाद में उसको धीमी आंच में पकने दें। जी, जब वो पकते पकते पानी खत्म हो जाए, जी, उसके बाद में उसमें एक इसका नींबू का पत्ता डाल के देख लें, 1-2 नींबू के पत्ते, और वो कड़कड़ की आवाज के साथ वो उसे बाहर निकाल लें। जब वो कड़कड़ की आवाज करे और उसको उंगली से मसल के देखें, अगर वो एकदम पाउडर की तरह हो जाता है कड़कड़ की, तो वो समझ के पक गया है। फिर उसको उस तेल को धीरे से निथार लें, छान तो लें। तेल ऊपर आ जाता है, जी, बाकी नीचे वो रह जाता है, उसका जो बाकी रेजिड्यू है वो नीचे रह जाता है। लेकिन मैंने रेजिड्यू का भी इस्तेमाल किया। उस तेल को आप छान के रख लीजिए, शीशे वाली बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में ना रखें। जी, और उसका इस्तेमाल मैंने खास तौर से जो अदीठ है, अदीठ कहते हैं जो पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता, कमर के ऊपर जो जख्म होते हैं, गले के अच्छा, गर्दन के पीछे जो दिखाई नहीं, अदीठ कहते हैं जो जख्म ना दिखाई देता हो, जी, उसके अंदर बहुत इस्तेमाल किया है उसको। उसके पत्तों को रगड़ने से ये मच्छर बिच्छू ये काटते नहीं है। जी। और उसकी जड़ का इस्तेमाल मैंने पथरी में किया है खास तौर से। नहीं जी, इस तेल का यूज़ कौन-सी बीमारी में किया जा सकता है? तेल का यूज जो है, आप उसे दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल से, एंटी फंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको जो है, जैसे जख्म है उसको, फोड़े फुंसी हैं उनको, मुहासे हैं उनको, इन सब में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तेल को लगाने में कुछ गर्माहट, जलन ऐसा कुछ महसूस होता है? यानी जलन नहीं, इसे लगाने से बड़ी ठंडक महसूस होती है। जी, बहुत ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कपूर डाल दिया गया हो, लेकिन कपूर नहीं होता। जी, जी, जी। अच्छा, कान के अंदर भी इसको 2 बूंद डालने से, मैंने तो कान के बारे में ये अनुभव किया। जी, एक पेशेंट था जिसके कान में जो हमेशा उंगली घुमाता रहता था इस तरह से, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको मैंने कहा भी क्या बात है, मैंने उसकी आंख कान में देखा, दोनों कानों में उसके छेद था हाँ, पर्दे में। मैंने उसको एक थोड़ी सी जो ईयरबड जो होती है हाँ, हाँ। कान में, उसमें डुबा करके मैंने कहा इसको वहां रख लो, और उसको अंदर नहीं घुसाना ज्यादा, बस पर्दे के पास रख लो, और उसके बाद कुछ देर बाद निकाल देना। इस तरह से वो दोनों काम करने, करीब 20 दिन में उसके वो छेद जो है बंद हो गए। जी, ये एक मुझे बड़ा तजुर्बा लगा। इस टाइप के हमने कई केसेस ठीक किए हैं। जी। तो ये एक बहुत लाजवाब जो पौधा है, और तो ये इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गुरुजी, ये जो चितंत एक्स्ट्रा जो ओंगा है, ये भारतवर्ष में हर जगह मिलता है। तो इसमें से 2 प्रजातियाँ हैं मुख्यतः, एक लाल वाली, एक सफ़ेद वाली। तो इसमें कौन-सी प्रजाति का हमें यूज़ करना उचित रहेगा? ऐसा है, इसमें ज्यादातर लाल वाली ही पूरी भारत में मिलती है। जी, इसका लाल वाली का ही मैंने इस्तेमाल किया है। जी, जी, जी। सबसे ज्यादा लाल वाली ही मिलती है पूरे, मतलब ज्यादातर प्रदेशों में लाल वाली बहुत ज्यादा मिलती है। तो जो ये तेल वैसे में ये, हाँ, ये पौधा एक तो ये है कि गंदे नाले या जहां पर गंदगी फैली हो ऐसी जगह से नहीं उखाड़ा जाना चाहिए। जी, पहाड़ी इलाके से सबसे बेस्ट जो है, पहाड़ी इलाकों का ज्यादा अच्छा माना जाता है, जी, 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 यहाँ पर ये होता है। जी, तो वहां पर एक तो वातावरण भी शुद्ध होता है, तो उसकी क्वालिटी, और एक जो सड़क के किनारे हो उसको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वहां से वाहन गुजरते हैं तो पेट्रोल डीजल की बदबू से उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जी, जी। एक दूसरा उपयोग जो आपने इस चटाके पत्तों का बताया था, किडनी हाँ, या पेशाब की जलन में, हाँ, ये किस हाँ, तरह ऐसा यूज़ है। करते हैं? मैंने उसको, मेरे एक फूफी का लड़का था, हाँ, उसको करीब रात को 8 बजे, सर्दियों के दिन थे, 8 बजे उसको बहुत लाल पेशाब आने लगा, दर्द बहुत जाता था कड़क। मैंने उसको उसी वक्त कहा कि जाकर के तुरंत जो है 5-6 पत्ते तोड़ करके चबा ले। जी, उसने ये
किया और वो आराम से रात को सो गया। और उसके बाद उसने करीब 10-15 दिन वो लिए, उसको आज तक पथरी या दर्द नहीं हो रहा और पेशाब खुल के आने लगता है। इसकी एक खासियत ये मूत्रवर्धक है, इसी वजह से वो पेशाब भी खुल के आता है और ये उसकी जलन को ठीक कर देता है। पेशाब में जलन जो होती है ना, लाल पेशाब आना, जलन आना, ये भी उससे ठीक हो जाता है। तो ऐसा भी मैंने पढ़ा था कई ग्रंथों में कि जो चिचटा है इसकी जड़ किडनी के लिए सबसे बेस्ट औषधि मानी जाती है। अगर किडनी में अब बिल्कुल ये सही, ये किसी सही प्रकार पढ़ा है। की सूजन हो। इसकी जो है, इसकी जड़ का पाउडर बना लें सुखा करके जी और उसको 2 ग्राम जी सुबह शाम दें पानी से, हाँ तो इससे पथरी वथरी सब निकल जाती है। हाँ, ये ध्यान रहे कि उसमें चटपटी खट्टी वट्टी चीजें ना इस्तेमाल की जाएं। जी जी। खट्टी ज्यादा तली चीजें ना, और पेट साफ रहना चाहिए, इसमें कब्ज नहीं रहनी चाहिए, तो इस ये बहुत जरूरी है। एजीथंत एक्सपा का यूज आपने इस तेल का बना के फोड़ा फुंसी और इन कान के जख्म पे सबसे ज्यादा यूज किया। बहुत तो ज्यादा इसमें इफेक्टिव है ये। कोई व्यक्ति ऐसा भी था जिसको इसके कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई दिए हों इस तेल के? मेरे नोटिस में तो ऐसा कोई नहीं आया अभी तक कि जिसने मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा बताया हो, बल्कि उन्होंने तारीफ ही की है। हाँ, मैं एक और जिक्र बताना भूल गया। ये करीब 30 साल पहले की बात है। मेरे फादर गांव में रहते थे, वहां पर वो इलाज करते थे ऐसे ही देसी, तो एक आ गया, उसको पूरी कमर पे जख्म थे, बेड सोर्स जो कहते हैं, जी जी पूरी कमर पे जख्म हो गए थे, जिन्हें बेड सोर्स नाम से जाना जाता है। जी 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 और वो डॉक्टरों के यहाँ करीब 2-2 3-3 महीने पट्टी करा के तंग आ चुका था। फिर फादर के पास आया, ये उन्होंने कहा भी ऐसा बात है, जी आपके बारे में बताया। मेरे फादर ने उसकी पट्टी की, 20 दिन पट्टी लगातार करने, वो जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए। ये और उसको लगाने से खास बात है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फादर ने मुझसे कहा कि भाई तुम अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करोगे या देसी? मैंने कहा जी जैसी आपकी मर्जी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा, इसे हम बरनौल का बाबा नाम से जानते हैं, जी तो उसको जो है उन्होंने दिया और मैंने उसकी पट्टी की। आप हैरत करोगे, जो पैर पैर यानी टूंडी से नीचे के जो अंग हैं, उनको जख्म ठीक होने में महीनों लग जाते हैं, जी और उससे ऊपर के जो है वो जल्दी ठीक होते हैं। हाथ या सिर पे कहीं भी चोट हो, जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो 15 दिन के अंदर पूरी तरह जख्म ठीक हो गया, विद इन 15 डेज। जी ओके। और उसे लगाते ही मुझे ऐसा ठंडक महसूस हुई, तभी मैंने बताया कि मैं इसका बहुत मुरीद हो चुका हूं। समझे ना? जी जी जी। तो इसके अलावा तो कुछ और ऐसा याद आया जो इसका उपयोग आपने किया हो ज्यादा चिचिटा का? मैंने इसका खास तौर से जो है फोड़े फुंसी, ये दाद और एक्जिमा, इंसेक्ट बाइट, ये जो मच्छर वच्छर काट लेते हैं, उन पर लगाते ही एकदम आराम होता है। एक्जिमा में ये कितने दिन में ठीक कर देता है? एक्जिमा में इसको 1.5-2 महीने लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट अप्लाई करने या कुछ वॉश वॉश करके या कुछ नहीं, सावधानियां वो रखनी? ऐसा है, कोई भी है उसको थोड़ा सा एक्जिमा जो है उसको, एक जो उपला है, जैसे कंडा भी कहते हैं, हाँ उपला, हाँ जी। उसे हल्का सा उसको खुरचना पड़ता है। उसके बाद उस पर ये लेप किया जाता है इसका। ऑयल का ऊपर से लगा दें? हाँ हाँ। हाँ हाँ। उसके बाद कोई भी साबुन क्रीम का यूज ना करें? हाँ नहीं, वो साबुन क्रीम वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, जब भी तो ठीक होगा वो। अगर बाहर से जो कोई और चीज लगाओगे तो फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये जो एचितंत एक्सप्रा चिचिटा, इसके बारे में जी आपने जी काफी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी, ताकि इस जानकारी को जो हमारे नए जो आयुर्वेद में सीख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस जानकारी को जानेंगे और इसको तेल को बना के अपने क्लिनिक पर रखें, ताकि जो बिल्कुल बिल्कुल। फोड़ा फुंसी जख्म जो इसमें बेड रंग सोर्स है। डालने की जरूरत नहीं है, हाँ तेल के अंदर कोई रंग डालने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद हरे रंग का, बहुत बेहतरीन रंग का, हरा, जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत रंग आता है हरे रंग का। जी आप इसमें अलग से कोई कलर डालने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो इस तेल को बना के अपने क्लिनिक पे रखें और जो बिल्कुल। और भी लोग इसको देख रहे हैं उसको घर पे बनाएं और इसका
यूज करें। तो वैसे तो बिल्कुल हमने इस चिचटा के उपयोग के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने डाल रखी है और उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं कि अजीतंत एक्सपा जो एक दिव्य औषधि है। और ये सबसे अच्छी बात ये है गुरुजी कि आपने भी देखा होगा कि भारतवर्ष में हर जगह उपलब्ध है और हर ये जगह उपलब्ध घर है। के अगल-बगल बड़ा आसानी से मिल जाती है, तो इसका उपयोग करना भी बहुत ही आसान और सुलभ है। बड़ा आसानी से हम बिल्कुल। कर सकते हैं और इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें चावल के जो कांटे से होते हैं चावल के दाने जो पैंटों पे या कपड़ों पे चिपक जाते हैं और सभी उन दानों पौष्टिक का होते बहुत हैं। बड़ा महत्व है। हाँ, अगर उन दानों को पीस करके किसी को खिला दिया जाए तो भस्मक रोग, एक होता जी, है भस्मक रोग जिसमें जी, आदमी खाते खाते वो उसकी भूख मिटती नहीं है, जी, उसे कहते हैं भस्मक रोग। जी, जी। तो उसमें अगर इसकी खीर बना के दी जाए इसके दानों की, तो वो वजन को भी कम कर देती है और भूख को भी कम कर देती है। चलिए, चलिए, आपने ये बड़ा अच्छी जानकारी बताई कि ये वैष्णव रोग हम्म, में भी यूज़ होती है और हम्म, वेट लॉस भी करती है। साथ में इसके हम्म, बीजों को अगर तवा पे भून के थोड़ा नमक मिला के काला दिया जाए, तो श्वास रोग और काली खाँसी में भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छा काम करती है। हाँ। हाँ, तो ये इसके क्योंकि मैं भी आजकल इस चिचटा के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी लोगों से मिलता हूँ, वैद्यजनों से या जो जड़ी-बूटी जानकार हैं, तो उनके बारे में ये सारी जानकारी एकत्रित करता हूँ और ये सब लोगों के जनहित के लिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं डालता हूँ ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसमें मेरा बिल्कुल, कोई बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये निःशुल्क है और ये सब लोगों के लिए है, तो इसका जो चिटचटा है, इसका फ़ायदा उठाएँ। तो बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और इस जानकारी को हमारे साथ शेयर किया। क्योंकि आजकल जो कुछ वैद्यों का ऐसा भी मत है कि वो इन जानकारियों को छुपा के रखते हैं और कहते हैं कि जड़ी-बूटी जब तक छुपी है, तब तक फ़ायदेमंद है। तो इस बारे में उन डॉक्टरों या वैद्यों से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग बताने में संकोच करते हैं, जड़ी-बूटियों के ज्ञान को नहीं बताते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश में कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम में आकर के ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी एलोपैथी इसमें ले आए और हमारे ही लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया। जी, जी, जी। उसमें कई कारण हैं। उसमें एक तो कारण ये है हमारी उपलब्धता। हमारी जी, जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उनकी उपलब्धता खासतौर से पहाड़ी इलाकों से की जानी चाहिए और वहाँ पर इनको जैसे खेती के रूप में किया जाना चाहिए। जी, जी। हाँ, नंबर 2 इनका इस्तेमाल मतलब ऐसे ही उखाड़ के नहीं रख लेनी चाहिए। इनको टाइम के हिसाब से जब इन पर फूल-फल आ रहे हों तभी इनकी जड़ को उखाड़ना चाहिए। इसका पूरा पौधे का इस्तेमाल जब अच्छा हो माना जाता है। हर एक पौधे के बारे में ये होता है कि वो कब बीज उसका उगता है और कब वो फलीभूत होता है और कब वो उखाड़ने लायक होता है। इसलिए उसके बारे में टाइम भी पता होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनको रॉ रूप में यानी उस रूप में उखाड़ करके जो इस्तेमाल करते हैं, वो 1 साल के अंदर-अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी। इनकी जो शेल्फ लाइफ है, वो 1 साल होती है। मैंने देखा है आयुर्वेद में लोग जो है जितने भी चूर्ण वगैरह हैं इनको बनाते हैं तो उनको 3-3 साल 4-4 साल की डेट दे देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। इसके अंदर परिवर्तन किया जाना चाहिए। आयुर्वेद को ऊंचा उठाना तो उसके अंदर खोज भी की जानी चाहिए, रिसर्च की जानी चाहिए और हर चीज को ऑथेंटिक वे में उसको पेश किया जाना चाहिए। और इसका जो है प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए, बताना भी चाहिए। प्रचार प्रचार प्रसार देखिए ऐसा है कि जब आप उसमें मतलब निस्वार्थ भाव से उसमें काम करेंगे तो वो प्रचार प्रसार खुद ब खुद होगा। जब एक मरीज उसको अगर आप उससे दुगने तिगने पैसे लेने की कोशिश करेंगे एक चीज का तो वो फिर आगे चल के उसका इंप्रेशन गलत पड़ता है। नहीं, कुछ जो जड़ी-बूटी जानकार है ना, वो उन जड़ी-बूटियों के बारे में हम पूछते हैं तो उनको गुप्त रखते हैं और उस ज्ञान को वो लेके अपने साथ मर जाते हैं। और जभी तो ये जो पीछे रहने का कारण यही तो है। वो अपने साथ लेके मर गए, अपनी औलाद तक को नहीं बताया उन्होंने। हाँ, हैरत की बात ये है, अपनी जी, औलाद तक को नहीं बताया तो क्योंकि वो उनकी जो वैल्यू घट जाती। हाँ जी, इसलिए
ये तो इसका जैसे साइंस की प्रचार करने से वो बढ़ता जाता है। हाँ एलोपैथिक का डेवलपमेंट क्यों हुआ कि वहां पर अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, जापान के अंदर जो भी खोज है वो भारत में भी उसके बारे में पता हो रहा है, और यहाँ भारत की खोज के बारे में भारतवासियों को ही पता नहीं है। जी जी जी। तो ये एक जो है गलत धारणा थी उन लोगों की। वो दवा दबे की कहते थे, गलत ये तरीका है। जी जब तक हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे कैसे पता पड़ेगा कि वो दवा किस काम की है। जी एक उसको आइडेंटिफाई, यानी उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए सही। ये ना कि चिटचिटा के जैसे दूसरे उखाड़ लाए और उसका तेल निकाल लिया। जी जी ये जरूरी है कि उसका चिटचिटा का हाँ। बारे में, तो ये पौधे के बारे में पहचान भी होना निहायत जरूरी है। तो इन जड़ी बूटी और वनस्पतियों का प्रचार प्रसार हेतु सबको पता होना चाहिए और बताना भी चाहिए, छुपा के अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आम जन को बताया जाना चाहिए, खुल्लम हाँ खुल्ला बताया जाना चाहिए, जी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जो भी जानकारी है हमारे पास उसको क्लियर साफ साफ शब्दों में बताना चाहिए। जी जी जी। तो इस का वीडियो जो है काफी लंबी होने वाली है, तो इसकी जानकारी को हम यहीं समाप्त कर दें और अगले किसी टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे जो मित्र हैं और जो यूट्यूब से जुड़े जो साथी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे जो ज्ञान है उससे प्रफुल्लित होंगे। तो डॉक्टर साहब आपसे भाई लेकर आपका विदा। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी केपी सिंह जी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उस बारे में जानकारी आपको भी है। आप इसी पेशे के अंदर शुरुआत से लगे हुए हैं और मेहनत करते हैं, हाँ, खुद मेहनत करते हैं, खुद की दवा बनाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार।